Hello everyone. Today we are going to learn the new chapter of political science. Chapter number first, working of the constitution. Then now listen carefully. The textbook of political science till now have helped us to take an overview of local government. तो ये जो पॉलिटिकल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है वो अब तक हमें लोकल गवर्नमेंट की जो ओवरव्यू है उसके लिए हेल्प कर रही है. द वैल्यू एंड द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज आल्सो गवर्निंग स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियाज प्लेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इस बुक में हमने जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन इंटरनेशनल जो रिलेशन है जिसके स्ट्रक्चर के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बता रही है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव टू इस्टेब्लिश अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अपने ऑब्जेक्टिव वहाँ पे डिक्लेयर किए थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्टेब्लिश हुई है सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से. तो also it has made extremely important provisions to ensure that the citizens get justice and their freedom is protected. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सिटीजन्स है उनके जस्टिस और उनके फ्रीडम के प्रोटेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे दिया गया है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन as the mean through which progressive developed society based on social justice and equality will be established. तो यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे देखा गया है कि सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है सोसाइटी की प्रोग्रेस सोशल जस्टिस और इक्वलिटी इसे इस्टेब्लिश करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन हेल्पफुल है. देन द कॉन्स्टिट्यूशन came into force on 26 जनवरी 1950. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुई 26 जनवरी 1950 को. एंड सिंस देन द गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और तब से इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी सारे प्रिंसिपल दिए गए हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है. इन द चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. तो इस चैप्टर में इंडियन डेमोक्रेसी के एक वाइड रेंजिंग के ओवरव्यू हम यहाँ पे करने वाले हैं. उसके साथ साथ में इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन इट्स. तो इसके बीच में जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे चेंजेस हुए वो भी हम जानने वाले हैं. पॉलिटिकल प्रोग्रेस एंड स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी. तो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी सारे स्टेप्स इसमें लिए गए हैं उनके बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं. दिस रिव्यू विल प्राइमरीली फोकस ऑन 3 एरियाज. तो ये जो रिव्यूज है वो प्राइमरीली 3 एरियाज के ऊपर फोकस करता है. नंबर 1 डेमोक्रेसी, नंबर 2 सोशल जस्टिस और नंबर 3 जुडिशियल सिस्टम. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेमोक्रेसी. In democracy, the point is there that is political maturity. तो political maturity के बारे में हम जानकारी लेते हैं. Democracy does not merely imply the representative structure. The essence of representative system is to integrate the principle of democracy in actual practice. तो democracy ये जो है वो सिर्फ एक representative structure को वहाँ पे नहीं बताती. तो ये एक्चुअल में जो भी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल हैं तो डेमोक्रेसी किस तरह की होनी चाहिए उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंगली किस तरह से वर्क करती है वो उसमें होना चाहिए. वंस दिस इज डन डेमोक्रेसी बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी. अगर ये एक बार हो जाता है मतलब रियल डेमोक्रेसी लोगों के सामने अगर आती है जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डेमोक्रेसी के अंदर रहकर लोगों के वेलफेयर के बारे में जब सोचते हैं तब ये सोसाइटी की जो पॉलिटिकल लाइफ है उसका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगी. देन
according the Indian people have direct representation in the parliament, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो जिस तरह से जो पीपल है वो इस डेमोक्रेसी के अंदर डायरेक्ट अपना पार्टिसिपेशन बताते हैं, वो पार्लियामेंट में हो, स्टेट लेजिस्लेचर में हो या लोकल गवर्नमेंट में हो। होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। तो इंडिया की जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है वो कैसे हमें देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है इलेक्शन से। तो इलेक्शंस कैसे होते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ पे होते हैं, जो टाइम टू टाइम वहाँ पे होते हैं। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, द पॉलिटिकल competition shows that the Indian democracy has become successful to great extent। तो इंडिया के अंदर जो लोग हैं, जो पीपल है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेशन वहाँ पे बताते हैं। मतलब जो पॉलिटिक्स है उसमें अपना इंटरेस्ट वहाँ पे बताते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल है और उसे और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। Right to vote. The next point is there, that is right to vote. The Indian Constitution had made the provision of right to vote for adult। तो जो भी एडल्ट हैं, मतलब जो एडल्ट पीपल हैं इंडिया के, उनके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन वहाँ पे बताया गया है राइट टू वोट वाला। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड सेवरल प्रोविजंस एग्जिस्ट विच रेस्ट्रिक्टेड द राइट टू वोट। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भी ये जो राइट टू वोट था वो एग्जिस्ट था, लेकिन उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पे थे। ऑल सच प्रोविजंस वेयर कॉल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड कैंसल आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guaranteed adult suffrage by giving the right to vote equally। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो राइट टू वोट था उसे कैंसिल किया गया, उसके जो मतलब लिमिटेशंस थे, उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसे कैंसिल किया गया और लोगों को सिक्योर करने के लिए एक नया प्रावधान वहाँ पे बनाया गया, लोगों को वहाँ पे सेव किया गया राइट टू वोट के लिए। द बोथ men and women above the age of 21 year, the voting age was later reduced from 21 to 18, which gave opportunity of political participation to the young generation in India। तो पहले जो राइट टू वोट यानी वोट करने का जो अधिकार था वो मेन और वुमेन जो 21 साल के और उससे ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए था। उसके बाद में उसे चेंज करके जो 18 ईयर के जो भी मेन और वुमेन जो है यंग पीपल, उन्हें डेमोक्रेसी के अंदर या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उनकी एज ये बनाई गई। मतलब जो 18 ईयर के पीपल है वो वोट कर सकते हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सच प्रोविजंस हैव मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इसी प्रोविजन ने इंडिया की डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी वहाँ पे बना दिया है। देन इंडिया हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ द वोटर्स कंपेयर्ड टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। तो दूसरे जो डेमोक्रेटिक नेशन हैं उसमें इंडिया ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर्स वहाँ पे पाए जाते हैं। दिस चेंज इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट also qualitative as new political parties are emerging with the active support of young voters। तो ये जो मतलब चेंज वहाँ पे हुआ डेमोक्रेसी के अंदर, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं था, मतलब नंबर से ज़्यादा नहीं था, उसमें क्वालिटी भी थी। तो कुछ यंग पीपल जो है वो अपनी खुद की वहाँ पे नई पार्टीज वहाँ पे इमर्ज कर रही है और दूसरी पार्टीज में भी अपना पार्टिसिपेशन वहाँ पे यंग पीपल का वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो एक
अच्छी डेमोक्रेसी वहाँ पे बताई जाती है, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में है, ये बताया जाता है। दिस पार्टीज रिप्रेजेंट वेरियस एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल एंड कंप्लीट इन द पॉलिटिकल स्फीयर। तो ये जो पार्टीज हैं वो लोगों के एक्सपेक्टेशन वहाँ पे बताते हैं और पॉलिटिकल स्फीयर्स को वहाँ पे कंप्लीट करती हैं। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक सेंट्रल आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल द मिसयूज ऑफ पावर एंड also create opportunities for political डेवलपमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन ये क्या करता है, तो जो भी पावर है उसका मिसयूज ना हो, उसके ऊपर कंट्रोल रहे, ये जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। द नेक्स्ट पेज इज देयर पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो भी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से वहाँ पे होता है। The directive principle of the state policy include the provisions of the democratic disintegration। तो जो स्टेट पॉलिसी की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो भी बताते हैं कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसका प्रोविज़न क्या है। वन such important provisions is regarding empowering the local self-government make genuine democratic governance a reality। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो जो लोकल गवर्नमेंट है उसे सशक्त बनाता है, उसे पावरफुल वहाँ पे बनाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वेयर मेड टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस तो बहुत से सारे ऐसे प्रयास किए गए कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह का हो। वन सच इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट इज द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट सुधारणाएँ वहाँ पे की गई है जो 73 एंड 74th अमेंडमेंट कहा जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि विच गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस एंड आल्सो इंक्रीज देयर पावर। तो जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्टेटस दिया गया, एक स्थान दिया गया और उनकी पावर को भी बढ़ाया गया है। कैन यू टेल द रीज़न फॉर द फॉलोइंग चेंजेस। तो फॉलोइंग चेंजेस के कुछ रीज़न आप बता सकते हो। Some seats are kept reserved for women, increase their participation in the political process। Political process में women का participation बढ़ाने के लिए उनके सीट्स वहाँ पे रिजर्व क्यों रखे जाते हैं। Some seats are kept reserved for the weaker section of the society so that they can get the share in political power। तो political power बढ़ाने के लिए कुछ वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन वहाँ पे दिया गया है। उसके पीछे का कारण क्या है वो आपको बताना है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों बनाया गया वो आपको बताना है। द 11th एंड 12th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में 11th और 12th शेड्यूल क्यों बनाए गए वो आपको वहाँ पे बताना है। ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए ये जानकारी आपको खुद वहाँ पे कलेक्ट करनी है। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI 2005। सिटीजन एम्पावरमेंट इज़ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की एक एसेंशियल कंडीशन है, वो क्या है, सिटीजन एम्पावरमेंट। मतलब जो सिटीजन है, जो पीपल है, उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें पावरफुल बनाना। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन और उनका इंटरेक्शन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन्स
and government help in the strengthening democracy and in building a relationship of trust between them. तो लोगों के बीच में जो गवर्नमेंट है और जो डेमोक्रेसी है उसके बीच में वहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप वहाँ पे बनना चाहिए, जिसके लिए ये ज़रूरी होता है. देन citizens have a right to know about the functioning of the government. सिटीजन जो है उन्हें ये राइट होता है, उनका एक अधिकार है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग किस तरह की है वो उन्हें समझ में आना चाहिए. The government of India gave the right to information to the citizens of India. तो इसी वजह से इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लोगों को ये राइट दे के रखा है. कौन सा? राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार लोगों को वहाँ पे मिला है. राइट टू ensure transparency and accountability, which are the hallmark of good governance. तो एक अच्छी गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो, तो उसे ही एक अच्छी गवर्नमेंट वहाँ पे कहा जाता है. राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे बताता है, मतलब गवर्नमेंट किस तरह से वर्क कर रहा है ये लोगों को समझ में आता है और गवर्नमेंट की कोई भी बात लोगों से सीक्रेट नहीं रहती, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी वहाँ पे अच्छी तरह से टिकी रहती है. आफ्टर द ईयर 2000 द होल अप्रोच टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हैज़ चेंज. तो 2000 में ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को चेंज किया गया. डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आर कंसिडर एज राइट ऑफ सिटीजन्स. तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वहाँ पे क्या बताया गया? राइट ऑफ सिटीजन, सिटीजन के राइट को बताया गया. अकॉर्डिंगली सिटीजन्स एंड इंडिया हैव गॉट राइट टू इंफॉर्मेशन. तो आगे चल करके राइट टू इंफॉर्मेशन ये जो राइट है सिटीजन्स को वहाँ पे मिल गया. एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी उनको मिल गई. दिस राइट्स हैव स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी इन इंडिया. और इसी राइट्स ने इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाया है और स्ट्रेंथ दिया है. डू यू नो राइट्स बेस्ड अप्रोच? इन द डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस progress was made towards more and more democratization of India. However, in the process, citizens were considered as beneficiaries. In the last few decades, development is considered as the right of the citizens. तो जिस तरह से इंडिपेंडेंट के बाद कुछ दशकों के बाद जो प्रोग्रेस हुआ, और ये जो प्रोग्रेस है वो सिटीजन्स का मतलब कंट्री के अंदर के जो पीपल है उनका प्रोग्रेस के बारे में गवर्नमेंट वहाँ पे सोचेगी या उसी तरह की गवर्नमेंट वहाँ पे होनी चाहिए, ये कंसिडर किया गया. और जिसके लिए जो सिटीजन्स है उनको कुछ राइट्स वहाँ पे दिए गए हैं. इन योर ओपिनियन हाउ विल दिस अप्रोच चेंज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स? तो ये जो राइट लोगों को मिला हुआ है कि कुछ राइट्स लोगों को मिले हैं, जैसे कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरह का जो राइट है या राइट ऑफ सिटीजन्स. तो ये जो राइट्स है वो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में किस तरह का रिलेशन वहाँ पे बनाएंगे. देन डिस्कस, डू यू थिंक दैट द सिटीजन्स इन द इंडिया शुड हैव द राइट टू एम्प्लॉयमेंट? तो आपको ऐसा लगता है क्या कि जो इंडिया के अंदर के पीपल है उनको राइट टू एम्प्लॉयमेंट ये भी राइट मिलना चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू, इफ एवरीवन गेट द राइट टू शेल्टर, हाउ विल द अफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया? तो आपके मतानुसार यहाँ पे सबको अगर राइट टू शेल्टर वहाँ पे मिलता है तो इसका इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट होगा ये आपको बताना है. Okay, the next part we will learn in the next lecture. Okay, bye.